नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 18 मई के कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको आतंकवादी समूह के नाम दिए गए हैं। 3 आतंकवादी समूह के नाम दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा आतंकवादी समूह किस क्षेत्र में कार्य करता है। तो यहाँ पर क्षेत्र और आतंकवादी समूह के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके इन आतंकवादी समूहों के बारे में और ये किस क्षेत्र में फैले हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहला नाम है अल बद्र का और यहाँ पर एक न्यूज़ आया है कि 2 अल बद्र मिलिटेंट्स किल्ड इन श्रीनगर। यहाँ से आपको साफ साफ पता चलता है कि ये जो अल बद्र नाम का आतंकवादी संगठन है वो जम्मू एंड कश्मीर में काम करता है, वहां पर फैला हुआ है। और अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर अल बद्र के सामने लिखा हुआ है पश्चिमी अफ्रीका, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं दूसरे समूह को। दूसरा समूह का नाम है अल शबाब। ये जो अल शबाब आतंकवादी समूह है वो सोमालिया में पाए जाते हैं। ज़्यादातर इनका दबदबा सोमालिया में है और आप सभी जानते हैं कि सोमालिया ईस्ट अफ्रीका में स्थित है और यहाँ पर इसके सामने लिखा हुआ है पूर्वी अफ्रीका, यानी कि अल शबाब आतंकवादी समूह पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में कार्य करता है। ये बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे संगठन को और वो है बोको हराम। ये बहुत ही नामी संगठन है, आतंकवादी समूह है। यहाँ पर बोको हराम नाइजीरिया में पाया जाता है। इसके द्वारा यहाँ पर बहुत सारे अत्याचार किए गए हैं। तो बोको हराम के सामने जो नाइजीरिया लिखा हुआ है वो भी सुमेलित है, यानी कि फर्स्ट आपका सुमेलित नहीं है लेकिन सेकंड और थर्ड सुमेलित हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित है और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी राज्य में एक नया जिला बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं एक एक करके दोनों कथनों को। यहाँ पर पहला कथन दिया गया है, नए जिले बनाने या मौजूदा जिलों को बदलने या समाप्त करने की शक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय की सहमति से राज्य सरकार के पास है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई राज्य सरकार किसी नए जिले को बनाना चाहती है या फिर जो जिला पहले से बना हुआ है उसे डिसॉल्व करना चाहती है यानी कि समाप्त करना चाहता है, तो ऐसा करने से पहले उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय का सहमति लेना पड़ेगा। ये बात सरासर गलत है। आपको याद होगा कि अभी पंजाब की सरकार के द्वारा मलेरकोटला नाम से एक नया जिला बनाया गया है, नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है जो कि पंजाब का 23rd डिस्ट्रिक्ट होगा। और यहाँ पर आपने ये नहीं सुना होगा कि पंजाब की सरकार ने इस जिले को बनाने से पहले केंद्र सरकार की कोई अनुमति ली है। और यहाँ पर हमारा संविधान ये कहता है कि अगर किसी राज्य को कोई नया जिला बनाना है या फिर किसी जिले का आकार बड़ा करना है या फिर जो जिला बना हुआ है उसे डिसॉल्व करना है, समाप्त करना है, तो ये राज्य सरकार का पावर है, उसके अंदर आता है और ऐसा करने के लिए केंद्र की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि राज्य खुद अकेले ऐसा निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि नया जिला बनाने या मौजूदा जिला को बदलने या समाप्त करने की शक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय की सहमति से राज्य सरकार के पास है, ये गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन कह रहा है कि इसे केवल राज्य विधानसभा में कानून पारित करके बदला जा सकता है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है किस तरीके से एक नया जिला बनाया जाए। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक नया जिला को बनाने के लिए एक राज्य क्या कर सकता है। यहाँ पर अगर किसी राज्य को एक नया जिला बनाना है तो उसके पास 2 रास्ते हैं। या तो वो अपनी विधानसभा से कोई कानून पास कर दे और उसके आधार पर फिर एक नए जिले का स्थापना हो, या फिर अगर कोई ऐसा नहीं करता है स्टेट तो वो क्या कर सकता है, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर यानी कि कार्यकारी ऑर्डर पर भी एक नए जिले की स्थापना हो सकती है उस स्टेट में। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई नया डिस्ट्रिक्ट बनाना है किसी स्टेट को तो उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला कि वो विधानसभा में कानून पास करे और उसके आधार पर एक नए जिले को बनाए, या फिर
वो ऐसा नहीं करना चाहता है तो उसके पास एक और रास्ता है कि वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दे, सरकार एक ऑर्डर निकाले और उस आधार पर नए जिले का स्थापना करे। तो ये दोनों तरीके होते हैं और दोनों वैलिड हैं। बहुत सारे स्टेट असेंबली का रास्ता छोड़ करके सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर यानी कि कार्यकारी ऑर्डर पर जो है जिले का निर्माण करते हैं, जिस तरीके से पंजाब की सरकार ने किया। तो यहां पर यह कहना कि इसे केवल राज्य विधानसभा में कानून पारित करके ही बदला जा सकता है, ये भी गलत है। और यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और यहां पर हमने पाया कि दोनों के दोनों कथन गलत हैं। तो आइए देख लेते हैं विकल्प को, और यहां पर विकल्प को देख करके समझ में आता है कि इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। यहां पर मैं आपको कुछ और जानकारियां दे देता हूं डिस्ट्रिक्ट को लेकर के। यहां पर 2011 के सेंसस से यह बताया गया कि हमारे देश में कुल 593 डिस्ट्रिक्ट हैं। यानी कि जो 2011 का सेंसस हुआ था उसमें बताया गया कि हमारे देश में 593 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहां पर 2021 का अभी जनगणना शुरू नहीं हुआ है क्योंकि कोरोना की महामारी है, लेकिन भारत सरकार के अन्य जो वेबसाइट है उसमें बताया गया है कि भारत में फिलहाल 718 यानी कि 718 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे देश में। यानी कि यहां पर डिस्ट्रिक्ट की संख्या फिर से बहुत ही बढ़ गई है। और यहां पर बताया गया है कि ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये जो बढ़ोतरी हुई है, वो खास करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कारण हुई है। आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश को 2 स्टेट में बांटा गया 2014 में, और जिसके कारण तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ गए, जो कि आज का तेलंगाना है। अगर आप वहां की बात करें तो अभी तेलंगाना में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं और आंध्र प्रदेश में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इस कारण से जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे देश में, वो 2011 के मुकाबले उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहा फरजाद बी गैस क्षेत्र कहां स्थित है। इससे रिलेटेड एक न्यूज को देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और न्यूज आया है, ईरान टू डेवलप फरजाद बी गैस फील्ड डोमेस्टिकली डंप इंडिया। यानी कि ईरान के द्वारा फरजाद बी जो गैस फील्ड है उसे अपने घरेलू कंपनियों के द्वारा डेवलप किया जाएगा। और यहां पर ये जो दूसरा लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडियाज ओवीएल हैज डिस्कवर्ड द गैस फील्ड इन 2000। यानी कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में ओवीएल कहते हैं, उसके द्वारा सन 2000 में इस क्षेत्र को ढूंढा गया था। और ये क्षेत्र ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच का क्षेत्र है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर फिगर में कि ईरान, एक तरफ ईरान है और एक तरफ सऊदी अरेबिया है, और बीच में फरजाद ए और फरजाद बी ऑयल फील्ड है, गैस क्षेत्र है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस गैस क्षेत्र को, ऑयल फील्ड को, भारत के ओएनजीसी के द्वारा सन 2000 में खोजा गया था, इसे डेवलप किया गया। लेकिन जब यहां से गैस निकालने की बारी आई तो ईरान ने जो है अपने घरेलू कंपनियों को यहां पर यह टेंडर दे दिया, और इस कारण से यह क्षेत्र अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है, और इसी को लेकर के यहां पर क्वेश्चन बनाया गया कि फरजाद बी गैस क्षेत्र कहां स्थित है, और आपके ऑप्शन है कतर, तजाकिस्तान, ईरान और अजरबैजान। और अभी अभी हमने देखा कि ये ऑयल फील्ड ईरान में है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईरान। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है, थोक मूल सूचकांक, जिसे हम WPI के नाम से जानते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं एक एक करके सारे कथनों को। पहला कथन है, WPI आधारित मुद्रास्फीति का उपयोग सरकार द्वारा राजकोषीय व्यापार और अन्य आर्थिक नीतियों को तैयार करने में किया जाता है। तो ये बात सही है कि जो भी सरकार WPI या CPI तैयार करती है, उसकी जो गणना करती है, उसका एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि उसके आधार पर सरकार अपनी नीतियां बना सकती है। यहां पर जब हम WPI या CPI में बढ़ोतरी देखते हैं तो सरकार ये पता करने का प्रयास करता है कि आखिर ये जो बढ़ोतरी है महंगाई में, मुद्रास्फीति में, वो किसके कारण हो रही है। मान लीजिए खाने पीने की वस्तुएं बढ़ रही होंगी, जिसके कारण WPI या फिर CPI में बढ़ोतरी देखा जा रहा है, तो सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाएंगी जिससे फूड में जो आने वाला महंगाई है उसको कम किया जा सके। तो यहां पर यह कहना कि WPI आधारित मुद्रास्फीति का उपयोग सरकार राजकोषीय व्यापार
और अन्य आर्थिक नीतियों को तैयार करने में करता है तो ये बात बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं कथन 2 को, और कथन 2 है कोर मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति होती है। तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आखिर ये कोर मुद्रास्फीति क्या है। तो मैं इसे आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूं। आप सभी जानते हैं कि जब भी WPI या CPI कैलकुलेट किया जाता है तो यहां पर कुछ वस्तुओं को लेकर के WPI और CPI कैलकुलेट होता है। यहां पर अगर हम WPI की बात करें तो जब हम WPI निकालते हैं तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसे प्राइमरी आर्टिकल जिसमें खाने पीने की चीजें भी आती हैं, फूड आइटम्स आते हैं, नॉन फूड आइटम्स आते हैं। दूसरा होता है फ्यूल, मतलब डीजल, पेट्रोल, गैस, इनके दाम को यहाँ पर लिया जाता है। और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स MFG, मतलब जो हमारे देश में चीजें बनती हैं, जैसे प्लास्टिक हुआ, मेटल हुआ, ये सब चीजें। तो यहाँ पर इन सभी चीजों को मिलाकर के देखा जाता है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें बढ़ोतरी हो रहा है या उसमें गिरावट आ रही है। यानी कि हम खाने पीने की चीज़ों को भी देखते हैं, हम फ्यूल को भी देखते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं गुड्स उनको भी देखते हैं, और सभी को मिला करके हम ये बताते हैं कि WPI में बढ़ोतरी हो रहा है या फिर वो घट रहा है। तो जब हम WPI के सारे घटकों को मिला करके होलसेल प्राइस इंडेक्स तैयार करते हैं तो उसे हम बोलते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति। मतलब कि यहां पर हेडलाइन का मतलब है कि सारे के सारे कंपोनेंट को आपने कंसीडर किया, उसको लिया, और उसके आधार पर आपने बताया कि WPI में कुछ परसेंट की बढ़ोतरी हुई, 10% की बढ़ोतरी हुई, या फिर कमी भी हो सकती है, मान लीजिए 5% की कमी हुई। तो इन सारे के सारे कंपोनेंट को एक साथ हमने लिया और हमने हेडलाइन मुद्रास्फीति कैलकुलेट किया। यह होता है हेडलाइन मुद्रास्फीति। अब यहां पर सरकार को यह देखना है, मान लीजिए कि WPI बढ़ा, 10% की दर से बढ़ गया, जो कि अभी खबर भी आई है। तो सरकार को यह देखना है कि आखिर बढ़ोतरी किस में हुई। क्या फ्यूल का दाम बढ़ गया जिसके कारण WPI बढ़ा है? क्या खाने पीने की चीजों में बढ़ोतरी हुई जिसके कारण WPI बढ़ा है? या फिर जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उनमें दामों में बढ़ोतरी हुई जिसके कारण WPI बढ़ा है? जब सरकार को यह पता करना होता है तो वो क्या करता है, कोर WPI कैलकुलेट करता है, यानी कि कोर मुद्रास्फीति कैलकुलेट करता है। और कैसे कैलकुलेट करता है? यहां पर हेडलाइन WPI में से आपको खाने पीने की चीजें और ईंधन के जो सामान हैं उसके इन्फ्लेशन को यहां पर हटाना पड़ता है। यहां पर इसे हटाने का मकसद ये होता है कि आप सभी जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा दामों में जो उथल पुथल होता है वो कहां पर होता है, या तो खाने पीने की चीजों में होंगी या फिर ईंधन में होगा। डीजल का दाम हर दिन बढ़ रहा है या फिर 2 दिनों के बाद घट भी जा रहा है। खाने पीने की चीजें, अभी लॉकडाउन से पहले खाने पीने की चीजें थोड़ी सस्ती हुआ करती थी। लॉकडाउन लगते ही आपने देखा होगा कि चीजों में महंगाई दिख रही है, वेजिटेबल्स महंगे हो रहे हैं, तेल महंगे हो रहे हैं। यानी कि फूड और फ्यूल 2 ऐसे कंपोनेंट हैं जिनमें सबसे ज्यादा प्राइस का चेंज होता है, और सरकार यही करती है। उन्होंने क्या किया, हेडलाइन WPI में से जो खाने पीने की चीजें हैं और जो ईंधन है उस कंपोनेंट को माइनस कर दिया। तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि कोर इन्फ्लेशन कितना है, और इसके कारण सरकार ये पता कर पाती है कि आखिर में इन्फ्लेशन कहां हुआ, खाने पीने की चीजों में हुआ, ईंधन की चीजों में हुआ, या फिर दूसरे जो कंपोनेंट है उनमें हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपसे चर्चा करना। तो यहां पर जो बात कहा जा रहा है कथन 2 में कि कोर मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति होती है, ये गलत है। क्योंकि हमने अभी देखा कि कुल मुद्रास्फीति को हम हेडलाइन मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं, जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट को लेकर के मुद्रास्फीति का दर तय किया जाता है। कोर इन्फ्लेशन निकालते समय हमने ये देखा कि हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से माइनस करते हैं खाने पीने की चीजों को और ईंधन के सामानों को। तो कोर इन्फ्लेशन जो होता है वो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था का इन्फ्लेशन नहीं बताता है, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन बताता है। तो यहां पर कथन 2 गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं कथन 3 को, और कथन 3 है कि वर्ष 2015-16 थोक मूल सूचकांक WPI के लिए आधार वर्ष है। यानी कि यहां पर बात हो रही है बेस ईयर की। आप सभी जानते हैं कि यहां पर हम निकाल रहे हैं परसेंटेज चेंज, और जब आप परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो आपको यहां पर एक इनिशियल वैल्यू चाहिए होता है और एक फाइनल वैल्यू चाहिए होता है।
यानी कि जब हम बोलते हैं कि WPI में 10% की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि यही तो परसेंटेज चेंज है। और अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो मैंने कहा कि आपको एक इनिशियल वैल्यू चाहिए और एक फाइनल वैल्यू चाहिए। इसी इनिशियल वैल्यू को हम बेस ईयर कहते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई बेस ईयर लिया है और उस बेस ईयर में एक पेन का दाम 10 रुपये था और 2020-21 में उस पेन का दाम 20 रुपये हो गया, तभी जाकर के हमको दिखता है कि यहाँ पर इस पेन के दाम में कितना परसेंट का चेंज आया है। उसे ही हम आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर कहते हैं। और यहाँ पर जब हम WPI निकालते हैं, CPI निकालते हैं, तो बेस ईयर की आवश्यकता पड़ती है। और इस कथन में कहा जा रहा है कि WPI के लिए जो बेस ईयर है वो 2015-16 है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि सरकार ने WPI निकालने के लिए जो बेस ईयर रखा है वो 2011-12 है। तो याद रखिएगा कि जो बेस ईयर है WPI का वो 2011-12 है, 15-16 नहीं है। तो यहां पर हमने देखा कि कथन 1 सही था, कथन 2 गलत हुआ और कथन 3 भी गलत हुआ। और आपको बताना था कि इन कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं विकल्प को। और यहां पर विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहां पर बहुत सारी जानकारियां आपको मैंने दी है, याद रखिएगा। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि 2015 में आया था। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 कथन दिए हुए हैं और पहला कथन है सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो ये कथन सही है। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो बताते हैं कि देश की सरकारों को किस तरीके से सामाजिक और आर्थिक तरीके से देश की जनता को लाभ पहुंचाना है। तो जो पहला कथन है कि सिद्धांत देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, वो बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं है इसका मतलब ये होता है कि इसे किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। आप समझिए इसका नाम है नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये एक नीति निर्देशक है, मतलब कि देश की जो हमारी सरकारें हैं उनको इन बातों का ध्यान रख करके जनता की मदद करनी चाहिए, जनता के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह कहना कि अगर कोई सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों को नहीं मान रही है या फिर वहां जो बातें लिखी हुई हैं उसको लागू नहीं कर रही है, तो आप कोर्ट जा करके इसे लागू करवा सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि बिहार में शराबबंदी की गई लेकिन देश के बाकी राज्यों में शराबबंदी नहीं की गई। हमारा नीति निर्देशक तत्व में साफ साफ कहा गया है कि अगर सरकार चाहे नशीली पदार्थ जिससे कि समाज का नुकसान हो रहा है वो उसे रोक सकती है। और यहाँ पर बिहार सरकार ने इसका पालन करते हुए अपने राज्य में शराबबंदी की, लेकिन देश के कई राज्यों में ऐसा नहीं किया है। तो यानी कि अगर उस राज्य के लोग जाते हैं न्यायालय में तो न्यायालय जो है जबरदस्ती उस राज्य में इस नीति को लागू नहीं करा सकता। यही बात यहाँ पर कहा गया है। तो जो बात कहा जा रहा है कि इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं है, ये बात भी सही है। और यहाँ पर आपको बताना था कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, और इसी वजह से जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए अब आज के फैक्ट ऑफ द डे की चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी कि राजनयिक प्रतिरक्षा के मामले में। यहाँ पर एक न्यूज़ आया है कि द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रॉ स्पार्क्ड बाय बेल्जियन एनवॉय वाइफ हिटिंग टू इन सियोल, यानी कि दक्षिण कोरिया का ये मामला है। और यहाँ पर एक न्यूज़ आया जिसमें कहा गया कि जो बेल्जियन राजदूत हैं उनकी पत्नी के द्वारा सियोल में 2 लोगों के साथ मारपीट की गई है, लेकिन यहाँ पर फिर भी पुलिस के द्वारा उनको पकड़ा नहीं गया क्योंकि यहाँ पर मामला आ जाता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का। तो आइए समझते हैं कि ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा कि राजनयिक उन्मुक्ति क्या होता है, इसे पहले समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर देश का अपने पड़ोसी देश और दुनिया के कई देशों के साथ राजनयिक संबंध होते हैं, और इस संबंध को बनाने के लिए कई देश एक दूसरे देशों में
अपने राजनयिकों को भेजते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं दूतावासों की। और ये जो राजनयिक होते हैं जो कि उन दूतावासों में जाकर के काम करते हैं, उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं और इन विशेषाधिकारों में वहाँ के देश के कानूनों और करों में छूट की बात कही गई है। यानी कि मान लीजिए भारत में अगर अमेरिका का कोई राजदूत है और अन्य राजनयिक हैं, तो उन्हें भारत के जो कानून है उससे छूट दी गई है ताकि वो बिना डर या धमकी के बिना काम कर सके। तो ये हर देश एक दूसरे के राजनयिकों को ये विशेषाधिकार देता है ताकि वो अपना काम विशेष तरीके से कर सके। यहाँ पर इसको लेकर के 2 सम्मेलन हुए थे और यहाँ पर ये 2 सम्मेलनों के बारे में जानकारी बहुत ही जरूरी है। पहला सम्मेलन था वियना कन्वेंशन, जिसको 1961 में किया गया था, और दूसरा कन्वेंशन है काउंसुलर संबंधों पर कन्वेंशन, जो कि 1963 में किया गया था। इन 2 कन्वेंशन पर यानी कि बैठकों में यह फैसला लिया गया कि जो भी देश एक दूसरे के देश में राजनयिकों को भेजते हैं उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए जाएंगे और इन विशेषाधिकारों में उस देश का कानून उन पर पूरी तरीके से लागू नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा कि वो कौन से कन्वेंशन है जिसके द्वारा जो राजनयिक हैं उन्हें ये विशेषाधिकार दिए जाते हैं। मैंने आपको नाम बता दिया है, वियना कन्वेंशन जो कि 1961 में हुआ था और काउंसलर संबंधों पर कन्वेंशन जो कि 1963 में हुआ था। ये जो भी समझौता यहाँ पर हुआ है उसे दक्षिण कोरिया सहित 187 यानी कि 187 देशों के द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें हमारा देश भारत भी है। इसका मतलब है कि ये जो सारे देश हैं वो इस कन्वेंशन को, ये रूल एंड रेगुलेशन को मानेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आए, इसमें कोई भी पॉइंट आपको आपके एग्जाम में तैयारी करने के लिए मदद करे, तो आप जरूर इसे लाइक करें, जरूर इसे शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।